उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत कल 9 अजला की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के दूसरे मरहले में 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस मरहले में तकरीबन 25 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स अक्सरियत में हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर अजला में वोट डाले जाएंगे। मुरादाबाद जिले के तहत आने वाली कांट असेंबली सीट पर इस मर्तबा कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने मौजूदा रुकन असेंबली राजकुमार और चन्नू पर भी फिर से भरोसा जताया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कमाल अख्तर को मैदान में उतारा है। जाट मुस्लिम वोटरों वाली सीट पर बिजली, तरक्की और बेरोजगारी जैसे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से निकले थे और सीधे रामपुर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में हमें कांट विधानसभा के तहत आने वाला एक इलाका मिला। लोधीपुर राजपूत नाम का ये गांव है और कहना चाहिए कि मिलीजुली आबादी है। जाट यहाँ पर हैं और दूसरे जो समुदाय के लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे आखिर माहौल क्या है। चाचा, क्या माहौल लग रहा है? कल तो खैर वोट डलने वाला है, लेकिन माहौल क्या लग रहा है? क्या मुद्दा है यहाँ का? क्या हुआ काम यहाँ? मैं काम बहुत हुए, बढ़िया काम हो गए और मुद्दा तो फूल ही है जी। यहाँ तो फूल क्या दवाई। नाम क्या तुम्हारा? किस समुदाय से हो? एकराम जाट। जाट। लेकिन तुम गठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि इस बार जाट जो है वो अलग बदल गया है। तो वो कह रहे होंगे, मुझे थोड़ा ले जाऊंगे। वो अपने घर कहते रहो, वो अपने घर कुछ कहते रहो। मैं तो ना जा रहा ना दे रहा हूँ ना। अच्छा, तुम क्यों अड़े हो और दूसरे लोग क्यों चले गए? मुझे अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया है। मेरी मर्जी है। क्या अच्छा लग रहा है? कोई काम ही सभी अच्छे लग रहे हैं। जैसे भाई किसान का, सड़कों का, सभी काम, बिजली, गन्ना पेमेंट, गन्ने का सब फिट है। गल्ला मिल रहा है। अच्छा, गल्ला मिल रहा है। अच्छा, ये जो पूरा किसान आंदोलन चला, उसके बाद ऐसा लगा था कि अब मामला जो है वो खराब हो गया और खराब हुआ भी। गठबंधन हो गया राजनीतिक तौर पर। तो जाट क्या बट गया है? नहीं सर, मैं यहाँ पे तो जब बिल्कुल जाट एकजुट हैं और सभी बीजेपी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सभी जातियों के लोग हैं। जैसे हमारे चाचा जी हैं, ये वाल्मीकि हैं, एससी समाज से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। सभी संप्रदाय जो है एक तरफाई मत यहाँ पे ज़्यादातर बीजेपी के रुझान है। लेकिन एक बात बताइए कि ऐसा क्या हुआ है कि जाट जो है वो किसान आंदोलन में इतना ज़्यादा गया, नाराज़ भी हुआ, तो नाराज़गी दूर हो गई? बिल्कुल दूर हो गई। वहाँ था क्या? किसान कहाँ थे वहाँ तो ठीक है, जैसे पैसे लेने वाले बैठे थे। असली तो ये है, मुर्गा खा गए, शराब पिया है, मज़ा ले रहे। हलवे में गाजर, वो देखी तुमने काजू और बादाम कितने गिर रहे थे? कहाँ से आ रहे थे? कनाडा से। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का माहौल है यहाँ पर। क्या, क्यों, मतलब कैसा क्या क्यों लग रहा है? कुछ विकास हुआ, कुछ काम हुआ? 5 साल देखा, चौराहे पर लड़की अगर यहाँ से निकल गई ना रात को 10 बजे भी, तो आदमी तू नहीं कह सकता। देखा आपने? बस तो यही माहौल है। सड़कें देखो, बिजली देखो, 18 घंटे किसान घर बैठा, गर्मी में भी ट्यूबवेल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग लोधीपुर राजपूत में लोगों से बात कर रहे थे और कुछ जाट समुदाय के लोगों से बात की थी। अब हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है कि यहाँ का जो अंडर करंट है वो क्या चल रहा है? वो चल गया सफा का। क्यों? सफा जो चल गया लोधीपुर के अंदर। अच्छा, ऐसा क्या है सपा में? पिछली बार सपा तो हार गई थी। अरे पिछली बार हार गई, आपको नहीं देगी। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं कमाल अख्तर, वो तो बाहर से आए हैं यहाँ, तो क्या लग रहा है? लग रहा है आगे जीत सकते हैं वो। वैसे टक्कर दोनों बराबर है, चन्नू सिंह में भी, इनमें भी। क्योंकि हाँ काम, तो अगर अनिस रहमान होते तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाते। अच्छा, इस बार तो अनिस रहमान का टिकट कट गया, लेकिन ये बताओ कि क्या वाकई इस बार जो है, हम अंदर बात करने गए थे, वो तो कई लोग कह रहे थे कि नहीं, जाट जो है बीजेपी भी जा रहा है। हाँ, बीजेपी जा रहे हैं जाट तो है। हाँ, सही बात है। हाँ सही बात है भाई। हाँ, बीजेपी भी जा रहे हैं। बीजेपी भी है, सपा भी है, सब है। दो ही पार्टियाँ हैं यहाँ, जो सपा या बीजेपी। अच्छा, ऐसा क्या है भाई? आप बताओ मुझे। वोट दोगे? बिल्कुल। तो ये बताओ कि क्या बात है, सब जो है सपा पे जा रहे हैं,
बात ये है हमारी सपा पे जाने की, जो हमारे रोड डला हुआ है अनीस रहमान जी ने डलवाया, ठीक है। ये रोड की परेशानी थी, ये अनीस रहमान जी ने ठीक कराई, सरकारी नल यहाँ पे हमारे लिए लगवाए। भाजपा ने हमारे लिए आज तक कुछ करा नहीं है यहाँ पे ऐसा। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे कुछ दूसरे लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि बिजली बढ़िया आ रही है और हमें जो है यहाँ क्राइम नहीं होता, तो इसलिए जो है बीजेपी को हम वोट देंगे। बिजली का मुद्दा क्या, अब तो इलेक्शन आ गए तो बिजली आने लगी, इलेक्शन के बाद फिर वही हाल है बिजली का। पहले से सुधार है बहुत। अब यही चाहते हैं जो भी सरकार आए, खैर कोई भी सी भी आ सकती है, जो भी आए सरकार सड़कों पर बिजली पे ज्यादा जोर देवे। लेकिन योगी जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो गर्मी निकाल देंगे। वो तो चुनाव के मुद्दे हैं, कहते ही हैं साहब। हाँ, कहते हैं, वैसे ही सही बोल सही कह रहे हैं, वो गर्मी निकाल देंगे। सही कह रहे हैं वो। हाँ। क्या लग रहा है, जीत जाएगी? कौन जीतेगा? अभी क्या पता, मीट का कुछ पता नहीं। मीट का आप आगे आओ। क्या है इस बार के, मतलब यहाँ क्या परेशानी है इस इलाके में, क्या है? सब लोग कह रहे हैं कि भाजपा और सपा में ही लड़ाई है, तो दूसरी पार्टी क्या कर रही है? दूसरी पार्टी तो अब इस टाइम वोट मांगना आ जावा, बाकी 5 साल भूल जा मैं। अच्छा। 5 साल में 2-3 फेरी सफाई होती है इस पूरे गांव की, बाकी सब भूल जाते हैं। अच्छा, ये जो बात थी कि जाट और मुसलमान मिल एक साथ आ रहे हैं, तो ऐसा दिख नहीं रहा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ जाट हैं जो बीजेपी पे जाते हैं, कुछ हैं सपा पे जाते हैं। अच्छा। सब यहाँ 2 ही पार्टी चलती है। तो उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में जेडीयू अपने दम पर इंतखाबी मैदान में उतरी है। बिहार के सरहदी इलाकों पर पार्टी ने तरजीह दिया है। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। इसका नतीजा यह है कि यूपी के सरहदी इलाकों में लोग नीतीश कुमार की शख्सियत जैसा लीडर तलाश कर रहे हैं। उनके मुताबिक यूपी के इंतखाबात में जेडीयू को लोग नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। नीतीश कुमार जैसा लीडर यूपी को मिलना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब वो कितना वोट में कन्वर्ट होगा ये तो अपनी जगह है, लेकिन जनता दल यू के लिए, हमारी पार्टी के लड़ने वाले उन उम्मीदवारों के लिए ये बड़ी पूंजी है कि हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब को यूपी में अच्छे नामों से और सबको लेकर साथ चलने वाले लीडर के नामों से, सभी तबके का ख्याल रखने वाले लीडर के नामों से जो इज्जत देते हैं, जिन इज्जत अफजाई अल्फाज के साथ याद करते हैं, वो पूंजी है। उसको लेकर जनता दल यू अपना मैदान में है। कर्नाटक में हिजाब पर जारी तनाज़े को लेकर गाजियाबाद में मुस्लिम खवातीन ने एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को एहतजाज से रोका, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए हालात कशीदा हो गए, लेकिन बाद में पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर मुजाहिरीन को समझा बुझाकर भेज दिया। हिजाब पर सियासत तेज हो गई है। कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब मामला मुल्क भर में फैल गया है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब पहनने वाली खातून मुल्क की वजीर आजम बनेगी और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। योगी हुकूमत के वजीर रघुराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाले बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रघुराज सिंह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुंगेरी लाल के सपने न देखें, बल्कि अपने दिमाग का इलाज कराएं। वज़ीर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिजाब पहनकर मुस्तकबिल में खातून मुल्क की वज़ीर आज़म बनेगी।
देखिए, ओवैसी का कहना जो है पागलपन है। पागल खाने में जल्दी से उनको एडमिट कर देना चाहिए। आगरा में और बरेली में हमारे पास 2 पागल खाने हैं। मैं उनको सलाह देता हूँ पागल खाने में कुछ दिन इलाज कराएं। वो मुंगेरी लाल के सपने जैसा हसीन सपना देख रहे हैं कि एक दिन हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। ये सनातन धर्म है, आदिकाल से चला रहा है। ये लोग पंथ के लोग हैं। ये लोग जिहादी जो हैं ये राक्षस वंश से है, क्योंकि ये जो हिजाब आया है सुपड़ खा के नाक कान काटे गए थे लक्ष्मण जी ने, तब से वो रेगिस्तान में चली गई थी और रेगिस्तान से ये हिजाब आया है। इनको ज्ञान नहीं है हिजाब क्यों पहना जाता है। ये क्योंकि उन्होंने नाक कान ढकने के लिए सुपड़ खां ने हिजाब पहना था। अब ये दैत्यों के वंशज हैं। गुरु शुक्राचार्य इनके गुरु हैं, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने मक्का मदीना में शिवलिंग की स्थापना की थी। ये उनके वंशज हैं, इसलिए इनकी सोच जो है राक्षस प्रवृत्ति वाली सोच है। ये इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सत्य हो नहीं। अलीगढ़ की साबिक मेयर और बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर शकुंतला भारती ने हिजाब तनाज़े को लेकर मजीद जहर घोलने का काम किया है। शकुंतला भारती ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज में बिलखुसूस मदारिस में बच्चों को जो तालीम और तरबियत दी जा रही है वो गलत है, क्योंकि वो उनके दिमाग में इस तरह से बिठा दी जाती है कि वो उसी पर अमल करते हैं। जो इस समाज में, इस समुदाय में जो बच्चियों को संस्कार दिए जाते हैं मदरसों में, वो संस्कार उनके मस्तिष्क में इस तरीके से भर दिए जाते हैं कि तुम पर्दा करो, ये होगा वो होगा। जो उनके मस्तिष्क में भर दिया जाता है बच्चियां वही कहती हैं। मुझे तो शर्म आ रही थी, एक जरा सी बच्ची बेचारी, वो ये नहीं जानती कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है एक चीज़ें। और वो बच्ची को हिजाब के बारे में एक तोते की तरह पढ़ा दिया और वो बच्ची हिजाब के बारे में बोल रही है। एक चीज़ बता दीजिए, जब पर्दा नहीं कोई खुदा से तो इन बंदों से पर्दा करना क्या? पर्दा क्या है? बुरी बातों का पर्दा होना चाहिए। हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति समर्पित भावना से काम करना चाहिए। ऐसे काम करो कि तुम्हें सूरज सलाम करे, चंदा सलाम करे और सारा जहां सलाम करे। ये हिजाब पहनने से क्या होता है भाई? और दूसरी चीज़, मैं एक बात स्पष्ट से कह देना चाहती हूँ कि कॉलेज में और स्कूलों में जब ड्रेस कंपलसरी है तो ड्रेस क्यों नहीं पहनेंगी भाई? इनके लिए अलग से संविधान बनाया जाएगा क्या? इनके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा क्या? हिजाब क्यों पहनेंगी भाई? हिजाब का मतलब क्या होता है? वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आज कोई हिजाब की बात कर रहा है, कल कोई तिलक और पगड़ी पहनकर गले में गमछा डालकर आने को कहेगा। ऐसे तो यूनिवर्सिटियां ही खत्म हो जाएंगी, ये कहना है अलीगढ़ से रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम का। सतीश गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिजाब पर चल रहा तनाज़ा अच्छी अलामत नहीं है। हिजाब पहन के आएगा, कोई टीका लगा के आएगा, कोई लाल पटका डाल के आएगा, कोई पगड़ी पहन के आएगा, कोई त्रिशूल लगा, ये गलत होगा, शोभा नहीं देगा। जो शिक्षा क्षेत्र हैं, शिक्षा क्षेत्र में जो उनकी ड्रेस कोड है वही लागू रहती है। जो महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा जो बोल रही हैं, उन्हें समझ नहीं है किस मानसिकता से बोल रही हैं। उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। इस तरह के बर्ताव देने से पहले सोचना चाहिए मैं बोल क्या रही हूँ। केवल चमकने के कारण ऐसे बयान देना, ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और स्वयं के लिए। हिजाब के मामले पर बेंगलुरु में अंजुमन खुद्दामुल उलमा की मशावरती मीटिंग मुनक्किद हुई। मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने कहा कि हिजाब का मुआजना ज़ाफ़रानी शॉल से हरगिज़ नहीं किया जा सकता। हिजाब और पर्दे के सिलसिले में कुरान और अहादीस में मौजूद दलाइल को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत और मौसर तरीके से पेश करने की ज़रूरत है। अंजुमन खुद्दामुल उलमा के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि मुल्क की अदालत से मुसलमान पर उम्मीद है। वाज़ेह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के मामले पर कल दोबारा समाअत शुरू हो रही है। आने के पहले ऐसे उलमाओं को मिलके इनसे राय मशवरा लेके हमें आर्टिकल 25
में जो राइट्स इस्टेब्लिश करके, राइट्स कहाँ से आते हैं हमारे को, राइट्स कौन से हदीस से आते हैं, हदीस को क्या हमें रेफरेंस, क्या डॉक्यूमेंट बताए, हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या डॉक्यूमेंट पेश करेंगे कुरान शरीफ के साथ, ये सभी तमाम तय करके जाना चाहिए था। हमें कोर्ट से यकीन है और कोर्ट का फैसला भी इंशाअल्लाह हमारे हक़ में होगा, क्योंकि हम हक़ परस्त हैं, हमें कोई गलत चीज़ नहीं मांगा, हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के बारे में हमारा हक़ मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक कोर्ट का फ़ैसला नहीं आता, कोई भी लोग गली कूचे में नहीं उतरना, कोई भी जो है गलबे के लिए वक्त नहीं देना, इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ, पीसफुली एटमॉस्फेयर के साथ अगर इंतज़ार किया जाए तो इंशाअल्लाह कोर्ट का फैसला अल्हम्दुलिल्लाह। दिल्ली फसादात मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने मुलजमीन दीपक प्रिंस और शिव के खिलाफ दंगों, गैर कानूनी जलसों, चोरी, शरारत और IPC की आगजनी से मुतल्लिक़ दफ़ात के तहत इल्ज़ामात तय किए हैं। अदालत ने 2 गवाहों शरीम और साजिद के बयान, एक वीडियो और वीडियो से CFSL रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलजमीन के खिलाफ इल्ज़ामात तय किए हैं। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भोपाल में मुस्लिम तलबा के करियर और स्कॉलरशिप के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में माहिरीन तालीम ने शिरकत की और अक़लियती तलबा से खुद को इल्म की रोशनी से मुज़य्यन करने की तलक़ीन की। पेश भोपाल से खास रिपोर्ट। इल्म एक ऐसी दौलत है जो तकसीम करने से कभी कम नहीं होती, बल्कि इसको जितना तकसीम किया जाए उससे उसकी मीरास में इजाफा ही होता जाता है। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भोपाल में अक़लियती तलबा के करियर गाइडेंस को लेकर मुनक़्क़दा प्रोग्राम में माहिरीन तालीम के जरिए तलबा को बोर्ड इम्तिहान में तैयारी करने और आइंदा के कोर्सेज को लेकर जहां उन्हें गाइड किया है, वहीं माली मुश्किलात से 2-4 बच्चों को तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप भी तकसीम की गई। आज हमने 12वीं क्लास के बच्चों के स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम करने के लिए उनको बुलाया था, और साथ ही हमारे साथ आज कैनेडियन मेंटल एसोसिएशन की काउंसलर भी मौजूद थी, उनको भी हमने मदऊ किया था। इंडिया आई हुई थी वो, तो उन्होंने बच्चों को अपने एग्ज़ाम टाइम में ख़ास तौर से उनका मेंटल स्टेटस किस तरह से बेहतर हो सकता है और वो किस तरह अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, इसकी भी गाइडेंस आज हमने रखी थी। ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी कोशिश हो सके वो हर एक को करना चाहिए। अपने तौर पर अपने पड़ोस में लोगों को इस बात के लिए आमादा करें कि वो न सिर्फ ये कि ख़ुद अपने बच्चों को तालीम दें, बल्कि आसपास पड़ोस के लोगों को भी इस बात के लिए उकसाएं कि वो पढ़ें लिखें और कोई न कोई फ़न हासिल करें, जिससे वो समाज में अपना मुकाम बना सके। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी का मानना है कि बोर्ड इम्तिहानात के नजदीक आते ही तलबा इम्तिहानात की तैयारियों को लेकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में तलबा को टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करने की जरूरत है। सोसाइटी के जरिए उन तलबा को स्कॉलरशिप तकसीम की गई जो कोरोना कैर में अपने सरपरस्तों से महरूम हो गए। कोशिश बस सिर्फ ये है कि फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कौम को। कम उम्र बच्चे, लड़कियां जिनके महदूद हैं ज़राए, उनको फ़ायदा पहुंचाने की बहुत बड़ी खिदमत है ये। इससे हर एक को जो कर सकता है और उनको मौके हैं, वक्त है, तो मदद तो करना चाहिए। ये एक ऐसी किस्म की दौलत है जो देने से बढ़ रही, कम नहीं हो रही। स्कॉलरशिप से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और मीकैप जिस लेवल पे काम करता है, जिस लेवल पे बच्चों की हेल्प करता है इस तरह से, वो बहुत बहुत बड़ी बात है हम जैसे बच्चों के लिए। और जैसे कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ, CS भी कर रहा हूँ साथ में, तो उसमें मतलब काफ़ी फाइनेंस का पैसा लगता है, तो इस वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई है और मेरे जैसे बहुत बच्चों की हेल्प हुई है इस तरह से 11-12 में भी और अभी बीकॉम में भी। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस प्रोग्राम के ज़ेर एहतिमाम मुनक्किदा प्रोग्राम के अख्ताम में तलबा को स्कॉलरशिप तकसीम की गई। इससे कबल प्रोग्राम में कनाडा मेंटल हेल्थ एसोसिएशन की काउंसलर फायजा खान ने भी बच्चों को खुसूसी तौर पर गाइड किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश महकमे सकाफत के ज़ेर एहतमाम भोपाल में बावकार शिखर सम्मान का इनकाद किया गया। ज़बान अदब और फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ मैदान में नुमाया किरदार अदा करने के लिए महकमे सकाफत के ज़रिए भारत भवन में मुनक़्क़दा पुरवक़ार तक़रीब में 15 अशख़ास को बावकार एज़ाज़ से सरफराज किया गया। उर्दू ज़बान अदब में नुमाया खिदमात के लिए 2019 के शिखर सम्मान से नईम कौसर को और 2020 के शिखर सम्मान से देवी शरण को सरफराज किया गया। इसी तरह हिंदी अदब में नुमाया खिदमात के लिए शिवाल सत्यार्थी ग्वालियर हरिजोशी भोपाल को शिखर सम्मान से सरफराज किया गया। संस्कृत अदब में नुमाया खिदमात के लिए रामेश्वर प्रसाद गुप्त और प्रोफेसर रस बिहारी द्विवेदी को शिखर सम्मान से सरफराज किया गया। शास्त्रीय संगीत में नुमाया खिदमात के लिए प्रभाकर लक्ष्मण और सज्जन लाल ब्रह्मभट्ट, रूपांकर कलाओं में नुमाया खिदमात के लिए देवीलाल पाटीदार और मनीष पुष्कले को, वैशाली गुप्ता और केजी त्रिवेदी को नाटक के मैदान में, जनजातीय लोक कलाओं में नुमाया खिदमात के लिए अग्नेश केरकटा और पूर्णिमा चतुर्वेदी को गुलकारी के मैदान में, बाबूलाल भोला और डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को शिखर सम्मान से सरफराज किया गया। दरअसल ये सम्मान मेरे लीडर्स के नाम है जो 60 साल से मुझे पढ़ते आए हैं, मेरी तहरीर और अफसाना को पहचानते हैं। ये उनका एहसास यकीनन मेरे वालिद तोसर चांदपुरी 60 अफसानी किताबों के मुसन्निफ थे। उन्हें इस तरह का एहसास कभी नहीं मिला, इसलिए मेरे लिए फख्र और तमानियत की बात है। स्वीकृत करता है या मान लेता है आपको अपने जीवन और अपने माध्यम की ही सार्थकता है। मैं इस बात के लिए समाज का और सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे रचना कर्म को या मेरे काम को इस लायक समझा कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े अवार्ड के काबिल समझा, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा रंगकर्मी हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आपको इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनसे कल्प से भोपाल की उन शख्सियतों का जिक्र किया है जिन्होंने एक निशान अपने पैरों के छोड़े हैं और जिन पर आज भोपाली लोग चल के अपने आप को एक बहुत अच्छे एहसास से दो चार होते हैं। उन लोगों का लिखने का कि ये जो मुझे इनाम की शक्ल में आज यहाँ मिला है, उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सभी लेखक लोग जो इनकी कोशिश करते हैं उनको इसी तरह से नवाजा जाए। एक मरतबा फिर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल गुज़श्ता दिनों न्यूज़ 18 उर्दू ने अमरावती के मुस्लिम अक्सरियत के इलाके बिलाल नगर में पिछले 10 साल से बंद पड़े सरकारी अस्पताल की बदहाली की खबर नशर की थी, जिसको संजीदगी से लेते हुए इंतजामिया ने अब इस अस्पताल को शुरू करने का फैसला किया। अस्पताल की मरम्मत का काम जारी है। तकरीबन 1 करोड़ की लागत से इस अस्पताल की मरम्मत की जाएगी और 2 माह में अस्पताल की मरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा। इस अस्पताल के शुरू होने से मकामी लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। हज़रत बिलाल नगर जिसे असील कॉलोनी में कहा जाता है, यहाँ जो दवाखाना है पिछले तकरीबन 10 सालों से बहुत ही बदतर हालत में पड़ा हुआ था। यहाँ पर अंदर आकर आप एक कदम भी रखने के लायक कोई दवाखाना नहीं रहा था। लेकिन हमारी आमदार सौ सुलभताई खोड़गे और संजूबा खोड़गे साहब, इन्होंने यहाँ का मुआयना किया और इस दवाखाने के लिए करोड़ों रुपए की निधि लाकर इसका डबल से इसका काम शुरू किया। ज़माना इंटरनेट और मोबाइल का है, लेकिन इस दौर में भी बेंगलुरु के एक आलिम दीन ने जंतरी की रिवायत को जिंदा रखा है। जी हाँ, मौलाना हबीबुर रहमान रिशादी की तरतीब दी गई साल 2022 की सबील जंतरी मंजर आम पर आई है। मौलाना हबीबुर रहमान रिशादी गुज़श्ता 16 सालों से जंतरी शाया कर रहे हैं। इस जंतरी में कमरी और शमसी तारीख, बेंगलुरु के मिली तालीमी समाजी इदारों के नाम और फ़ोन नंबरात, दीनी मदारिस और उलमा इकराम के फ़ोन नंबरात, इस तरह कई मालूमात फराहम की गई हैं। हर साल इस जंतरी को नई नई मालूमात के साथ दिलचस्प अंदाज में शाया किया जा रहा है। इस मरतबे के इजाफे में एक, जैसा कि मैंने बताया, अर्ज़ किया
कि सबील ट्वीट के नाम से उलमा के पैगामात हैं, मिल्लत के उलमा के पैगाम मिल्लत के नाम ये उन्वान है। ये एक इजाफ़ा है। दूसरा इजाफ़ा ये है कि अमावस के नाम पूनम की तारीख़ें और पूनम की तारीख़ें लोग पूछते हैं, ख़वातीन की खुसूसन ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह जो है अरबी महीना और अंग्रेज़ी महीने में थोड़ा फ़र्क होता है। अरबी महीना ख़त्म हो रहा तो अंग्रेज़ी तारीख़ क्या होती है, उस हिसाब से हमने हर अंग्रेज़ी में अरबी महीने की अव्वल आखिरी तारीख़ें अंग्रेज़ी तारीख़ के हिसाब से कॉलम हमने उसमें इस बार शामिल किया है। ये नया इजाफ़ा है। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।